अध्याय 2 उसका पहला दर्शन 1912 से 1916। चार्ल्स ब्रैनम ने इस पत्र के साथ पर्याप्त धनराशि भी रखकर भेजी थी ताकि एला आने के लिए एक वैगन घोड़ा गाड़ी किराए पर ले सके। उसके 3 मचलते हुए लड़कों के अलावा उसके पास थोड़ा ही सामान था गाड़ी में चढ़ाने को। न्यू एल्बनी बर्क्सविल से उत्तर में लगभग 100 मील की दूरी पर था। चूंकि उसके जन्म के दिन लगभग पूरे हो चुके थे, एला का सफर तो बड़ा भयानक ही रहा, लेकिन 3 साल के बिली के लिए, जिसने अपने उस पहाड़ पर बने केबिन से आगे कुछ भी नहीं देखा था, यह सफर एक बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा। वह खास तौर से प्रभावित हुआ था उस संकरे समतल लकड़ी के पुल से जो लुईविल केंटकी से ओहायो नदी को पार करके पहुंचता था न्यू एल्बनी इंडियाना में। अगले 10 मील उन्हें उनके नए घर ले आए यूटिका इंडियाना का एक छोटा सा कस्बा। मई 21-27 1912 को एला ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रखा मेलविन। उन गर्मियों के दौरान चार्ल्स ने एक स्थानीय किसान के यहाँ काम किया। वह आदमी की दम निकाल देने वाली मेहनत थी। कभी कभी तो उसे एक घोड़े और हल के पीछे एक दिन में 12 घंटे तक घिसटना होता। चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए एक बार से ज्यादा ऐसा हुआ कि जब वह घर लौटा तो उसकी कमीज धूप में जलकर उसकी पीठ में चिपक गई थी और एला को कैंची से काट कर कमीज को अलग करना पड़ा था। जब मक्का की फसल आई, चार्ल्स को अपना दिन बत्तख की गर्दन की आकार वाली कुदाल और हंसिया के साथ बिताना होता था। क्यारियों के बीच उगती खरपतवारों को काटते हुए पहले तो उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे जिसमें से खून बहने लगता था, फिर उनमें ऐसी ठेठे पड़ गईं जो चमड़े जैसी कठोर थी। उसने यह सब कुछ झेला सिर्फ 75 सेंट प्रतिदिन के लिए। उस शरद पतझड़ के मौसम में चार्ल्स वापस लकड़हारे के काम पर लौट गया। यह काम उसे किसानी से अधिक स्वाभाविक लगता था। वह जंगलों में ही बड़ा हुआ था और बड़ी छोटी उम्र में ही उसने लकड़हारे का काम किया था। हालांकि उसका वजन केवल 100 पाउंड ही था। चार्ल्स की मांसपेशियां काफी उन्नत थी और इतना कुशल लकड़हारा था कि वह 900 पाउंड के लट्ठे को स्वयं अकेले ही घोड़ा गाड़ी पर लाद सकता था। परंतु जैसे जैसे सर्दियां करीब आईं, चार्ल्स बेचैन होने लगा। वे 6 लोग एक कमरे की झोपड़ी में रहते थे, जो उस लकड़ी के केबिन के मुकाबले जिसे वे केंटकी में छोड़ आए थे उससे न तो बड़ा था और न ही उतना मजबूत बना हुआ था। लकड़हारे के काम के कारण वह एक बार में ही अपने परिवार से हफ्तों के लिए अलग रहने को मजबूर था, यह न चाहते हुए कि उसकी पत्नी पिछली सर्दियों की तरह ही इस बार भी जेले। चार्ल्स एक बेहतर विकल्प को ढूंढने लगा। 1913 में बसंत चार्ल्स के द्वारा कुछ स्थायी ढूंढ पाने से पहले ही आ गया। उसे जेफरसनविल इंडियाना में एक नौकरी मिल गई श्रीमान वेदन के लिए काम करने की, जो कि एक लखपति थे और वेदन डिस्टिलरियों के मालिक थे और एक बेसबॉल की टीम के भी साझा मालिक थे जिसका नाम था लुईविल कोलोनेल्स। चार्ल्स को रखा गया था एक व्यक्तिगत चालक के काम पर क्योंकि वह घोड़ों को संभालने में बहुत बढ़िया था। इस काम का भुगतान नकदी के रूप में तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन साथ में मिलने वाले लाभ अच्छी मात्रा में थे गिनने के लिए। सबसे पहले तो मुफ्त में रहने का स्थान श्रीमान वेदन की ही जमीन पर। उस जगह पर 2 कमरों का एक लट्ठों का केबिन था, एक पुराना खलिहान बाड़ा, एक बड़ा सा बगीचा, एक छोटा सा खेत जिसमें चार्ल्स अपने लाभ की खेती कर सकता था। श्रीमान वेदन की एक डेयरी भी थी पास में और चार्ल्स हर रात 1 बाल्टी दूध अपने घर ला सकता था। 4 बढ़ते लड़कों के पिता के लिए यह छोटे मोटे फायदे नहीं थे। जेफरसनविल एक छोटा सा शहर था न्यू एल्बनी के 4 मील उत्तर पूर्व में, नदी के साथ चलती एक सड़क पर जिसे स्थानीय लोग बुलाते थे यूटिका पाइक। श्रीमान वेदन शहर से बाहर 7 मील की दूरी पर एक बड़ी रियासत में रहते थे। जिस केबिन घर में चार्ल्स ने आकर रहना शुरू किया था वह पहाड़ की एक और ढाल पर स्थित था जहां से ओहायो नदी दिखा करती थी। रत्सिक पत्थरों से इमारत की बाहरी दीवारें ढकी हुई थी और अंदर लठों के बीच जिरे रयों में मिट्टी भरी हुई थी। केबिन का फर्श मिट्टी का था, उसमें 2 कमरे थे और सोने के लिए एक कमरे में ऊपर शहतीरों के ऊपर एक अटारी थी।
अटारी पर चढ़ने के लिए 2 बांसों से बनी एक सीढ़ी थी। एक कमरे के फर्श में बीचों बीच एक आरी से कटा कुंदा लुढ़का के रखा गया था और उस कुंदे के ऊपर चपटे पत्थर रखे गए थे। इसके ऊपर लकड़ी से जलने वाला स्टोव चूल्हा रखा हुआ था जो एक तेल के खाली ड्रम से बनाया गया था। मंकी स्टोव इस्तेमाल किया करती थी। उनके पास कोयले के तेल का एक लैंप भी था रोशनी के लिए। सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो एक बहुत बड़ा सुधार था उस एक कमरे की झुग्गी की बजाय जिसमें उन्हें यूटिका में सिर छिपाने की जगह मिली थी। केबिन के सामने पहाड़ की एक ओर एक छोटे से सोते के ऊपर एक सेब के पेड़ में अपनी शाखें फैला रखी थी। सोते का ठंडा पानी एक रेफ्रिजरेटर का काम करता था। गर्मियों के ज्यादातर समय में दूध के धातु के डिब्बे, छाछ और मक्खन को जल्दी खराब होने से बचाए रखने के लिए चार्ल्स वहां पर क्रीम नहीं रख पाता था। उसके पास काफी सारे नन्हे ब्रैनहम थे जो उसमें से थोड़ा थोड़ा चुराने को लालायित रहते थे। वह सोता अगस्त के मध्य तक घर में पानी की पूर्ति करता था, जिसके बाद वह पूरी तरह सूख जाया करता था। उसके बाद उन्हें अपना पानी खींच कर लाना होता था कुएं से जो बाढ़े के पास स्थित था और उससे पानी भरकर पहाड़ पर घर तक धोकर लाना होता था। बिली को वह बुलबुलाता हुआ सोता बहुत अच्छा लगता था। गोड़ सब्जी के सूखे खोल से बना लोटा उस सेब के पेड़ में ठुकी एक कील पर टंगा रहता था, परंतु बिली उसे मुश्किल से ही कभी इस्तेमाल करता था। उसे पसंद था पेट के बल गर्म घास पर लेटकर अपने होठों को पानी पर लगाना और पेट भर के सुड़क कर पी जाना। उसके बाद वह एक जग को भरता और अपने पिता के पास खेत में ले जाता था। चार्ल्स हमेशा खेत से लौटकर घर आता तो रात के भोजन के लिए भूखा होता। क्योंकि उनके घर के अंदर नल की व्यवस्था नहीं थी, वह केबिन के पिछवाड़े नहाता धोता था जहां पर सेब के पेड़ से टिका कर बेंच बनी हुई थी। बेंच तो बस बाढ़े के एक पटरे से बनी हुई थी जिसे तने से ठोंक रखा था और दूसरी ओर पाए की जगह एक और पटरा लगा था और एक ढलवा पटरा नीचे ताकि बेंच को स्थिर रखा जा सके। सारे के सारे चारों लड़के लाइन बनाकर खड़े होते थे अपने पापा के पीछे हाथ मुंह धोने के लिए। जब चार्ल्स अपनी घर की बनी कमीज की आस्तीनों को लपेटकर ऊपर करता था साबुन लगाना को उसकी बाहों की मांसपेशियां फूल जाती थी और फड़कती दिखाई देती थी। बिली गर्वपूर्वक देखा करता था और यह विचार करता था, यह है मेरे पापा, वह शक्तिशाली है, वह तो 100 सालों तक जीवित रहेंगे। जब मैं एक बूढ़ा आदमी हो जाऊंगा तब भी मैं अपने पापा को उन बड़ी बड़ी मांसपेशियों के साथ देखा करूंगा। चार्ल्स केवल 5 फुट और 7 इंच लंबे थे। बिली को काले गुंगराले बाल और आयरलैंड वासियों की खूबसूरती अपने पिता से प्राप्त हुए थे, परंतु उनका शक्तिशाली शारीरिक सौष्ठव नहीं। बजाय उसके बिली दुबला पतला था अपनी माँ की तरह। अगली पारी हाथ मुंह धोने की बिली की होती थी। वह उस घर के बने हुए लाई के साबुन को अपनी आंखों से परे रखने का खास ध्यान रखता था। एक बार की घटना आगे के लिए पर्याप्त सीख बन गई कि उसने अपना चेहरा उस तौलिया से पोंछा जो उसकी माँ ने मकई के दलिए की खाली बोरी से बनाई थी। वह तौलिया खुरदुरी व कष्टप्रद थी, सो बिली हल्के हल्के दबा दबा कर पोंछा करता था। उस बेंच के ऊपर पेड़ पर 5 मुड़ी हुई कीलों के बीच शीशे का एक टुकड़ा फंसाया हुआ था। बिली उस बेंच के ऊपर चढ़कर स्वयं को शीशे में देखा करता था ताकि टिन से बनी कंघी से अपने सीधे न होने वाले बालों के लच्छों को सुलझा सके। चार्ल्स ने खाने की मेज को और बेंचों को बाड़े के पुराने पटरों से बनाया था। वे बेंचें चर्च की लंबी कुर्सियों जैसी प्रतीत होती थी। रात के खाने पर बिली हमेशा अपने पिता के साथ ही बैठा करता था। फलियों का सूप लगभग रोज ही होता था। मक्कई, रोटी, उबले प्याज और छाछ के साथ। एला मक्कई की ब्रेड को एक पैन में पकाती थी, फिर उसे एक प्लेट में रखकर प्लेट को मेज पर चारों ओर घुमा देती थी ताकि प्रत्येक अपना अपना टुकड़ा तोड़ ले। जबकि वह प्रत्येक के पास पहुंचे, बिली हमेशा कोने वाला टुकड़ा लेता था क्योंकि उसमें ढेर सारा कुरकुरा हिस्सा होता था और उसे हमेशा अपने सूप में कुरकुरी मकई की ब्रेड डुबाकर खाना अच्छा लगता था। मई 14, 1914 को बिली को एक और भाई मिल गया, एडगर ली ब्रैनम। अगले कुछ वर्षों में बिली की जिंदगी एक आरामदेह रूप में आ गई थी। प्रत्येक शनिवार की दोपहर बाद उनके पिता एक खच्चर और एक बंद गाड़ी श्रीमान वेदन से मांग लिया करते थे।
पूरे परिवार को लाद कर 7 मील का सफर करके शहर में आया करते थे राशन खरीदने। 4 छोटे ब्रैनम पीछे पुआल के ढेर में उछलते कूदते चलते थे, परंतु बिली सामने अपने माता पिता के साथ चालक वाली सीट पर बैठकर जाता था। बिली हमेशा ही उस दुकान पर जाने के लिए उत्तेजित होता था, क्योंकि उसे पता होता था कि वहां पर क्या होगा। चार्ल्स, जो कि हफ्ते के $3.5 कमाते थे, अक्सर $3 राशन की दुकान पर ही खर्च कर देते थे। कभी कभी वह पैसे खर्चा कर देते थे बुरी शक्कर की थैली पर या नमकीन बिस्किटों पर, लेकिन ज्यादातर वे मुख्य रस खाद्य पदार्थ जैसे राजमा, आलू और मक्का के का दलिया आला खरीदा करते थे। इस किस्म का खाना जो ज्यादा समय लग चले। जब चार्ल्स पूरी रकम चुका चुके होते, भीमान ग्रोवर जो दुकानदार थे उन्हें पेपर मिनट की तीली नुमा टॉफियां दे दिया करते थे उनके छोटे बच्चों के लिए। पीछे गांवछी में 5 जोड़ी आंखें बड़ी बेसब्री से पापा को डॉफी की 4 तीलियों को 5 लड़कों में बराबरी से बांटते हुए देखा करते थे। 4 छोटे ब्रैनहम तो तुरंत ही अपनी पेपर मिनट की तीलियों को चूस कर खत्म कर जड़ालते थे, लेकिन बिली चालू था। वह अपनी वाली को कुछ ही देर चूस कर फिर राशन की शथेलियों में से फाड़े भूरे कागज के एक टुकड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लेता था। उसका इस्तेमाल वह बाद में करता था। शनिवार की रात को वे देवदार की लकड़ी से बने बड़े से टब में गर्म पानी भरते थे और अपना साप्ताहिक स्नान किया करते थे, एक के बाद एक, पानी को बदले बगैर। एला बिली को लाई साबुन से जोर से घिसा करती थी, यह कहते हुए, मैं तुम्हें इतना साफ देखना चाहती हूँ जितना छिली हुई प्याज होती है। फिर वह उसे पोंछकर सुखवाती थी एक खुरदुरी तौलिया से, जब तक उसे ऐसा ही न लगने लगता कि उसकी चमच्ची की ऊपरी सतह निकल गई। वह जानती थी कि बिली संतुलित आहार नहीं खा रहा है, सो प्रत्येक हफ्ते नहलाने के बाद वह उसे चम्मच भरकर अरंडी का तेल पिलाती थी, जो वह विश्वास करती थी कि उसे लचंडी से बचाए रखेगा। बिली ने जब उस बड़े से चम्मच से भरे उस चिकने अरंडी के तेल को देखा तो यह निवेदन किया, ओह मामा, कृपया यह मुझे मत पिलाओ, यह मेरा जी इतना खराब कर देता है, मैं इसे सहन नहीं कर पाता हूँ। बिली ने नाक दबाई और भरा चम्मच अपने मुंह के अंदर ले लिया। निगलने की कोशिश की, उबकाइयां आईं, ऊपर से नीचे तक कौप गया और अंततः उसे अंदर लेने में सफल हो ही गया। रविवार को एला बनाती थी मुलिगन स्टू, शलगम, गाजर, बंद गोभी, आलू, फलियां, मक्के की दलिया और बीफ, गाय का मांस का एक टुकड़ा। एक बड़े बर्तन में यह सब कुछ एक साथ उबालकर बची हुई चीजें कई दिनों तक खाने में चलती। सोमवार को एला कैबिन के बाहर एक बड़ी लोहे की केतली को आग पर चढ़ाकर उसमें कपड़े धोती थी। बिली सबसे बड़ा होने के नाते आग के लिए पेड़ की टहनियों को काटकर लाता था। उससे यह काम भी अपेक्षित होता था कि केतली में पानी भरे। उसकी उम्र और आकार लंबाई के लड़के के लिए यह कठिन काम था। विलियम, उसने पुकारा। जी मैम। सोते से जाकर एक बाल्टी पानी ले आओ। बिली ने सोचा कैसे वह देवदार की लकड़ी की भारी बाल्टी से उसके कचठे में दर्द हो जाता है, तब भी जब वह आधी ही भरी हो। उसने अपनी जेब टटोली कि वह कागज में लिपटी हुई पेपर मिनट की टॉफी कहाँ है। फिर उसने अपने भाई एडवर्ड को ढूंढा और बोला, हम्पी। बिली अक्सर अपने भाई को हम्पी बुलाता था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें इस टॉफी को चाटने दूंगा 10 गिनती गिनने तक, यदि तुम मेरे लिए एक बाल्टी पानी भर लाओ तो। एडवर्ड खुशी पानी भर लाया और बिली ने उसे वह पेपर मिनट की तीली देकर इनाम दिया। बिली ने गिनना चालू किया, 1, 2, 3। एडवर्ड जितनी तेजी से चाट सकता था चाटते हुए शिकायत करने लगा, इतनी जल्दी नहीं, तुम बहुत जल्दी तेजी से गिन रहे हो, फिर से चालू करो। बिली ने दोबारा चालू की और एडवर्ड को कुछ और चाटने का मौका मिल गया। उसके बाद बिली ने पेपर मिनट की तीली को लपेटा और वापस अपनी जेब में रख लिया। सोमवार को करने निपटाने के लिए और दूसरे कामकाज भी होते थे, पर जब तक उसकी कैंडी टॉफी बची रहती थी, बिली एक युवा लड़का होता जो आराम से रहता। कपड़ों की धुलाई वाले दिन एला हिकरी वृक्ष की लकड़ी की एक चपट्टी छड़ी को केतली के अंदर उबलते कपड़ों को हिलाने और उनके साफ हो जाने पर बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। वह इस छड़ी को कैबिन के दरवाजे के ठीक पीछे एक कील पर टांग कर रखा करती थी।
वह हिकरी की छड़ी का चप्पू कई काम आता था। एला उससे पुआल से बने गद्दों में से गांठों को कुचल कर निकालने और फिर घर की बनी हुई रजाइयों को सीधा समतल करने के काम में भी इस्तेमाल करती थी। बिस्तर लगाते समय चार्ल्स भी उसे इस्तेमाल करता था सुधार की छड़ी के रूप में। कभी कभार यदि लड़कों में से कोई बदमाशी करता और पिटाई की जरूरत होती, यह हिकरी की छड़ी रहस्यमयी रूप से गायब हो जाती थी। चार्ल्स अक्सर उसके बगैर ही काम चला लेता था, उसके बजाय पुरानी बेल से बने पट्टे से, जो उस तरह पर धार लगाने के काम आता था, या फिर अपनी राइफल के गद से भी। सारे नन्हे रहनुमों को बाहर लकड़ी की ताल में ही शिक्षा मिला करती थी, अपने पिता के चारों ओर उतनी ही तेजी से दौड़ते हुए जितना वे दौड़ सकते थे, जबकि वे उनके कूल्हों को पीट कर लाल करता। चार्ल्स से कहता, पीट पीट कर शैतान को उनमें से निकालना। एक बार की बात है, एडवर्ड ने शरारत भरी एक योजना बनाई। बिली, वह बोला, मामा और पापा बगीचे की गुड़ाई कर रहे हैं। यदि तुम अंदर जाकर थोड़ी सी चीनी ले आओ तो मैं बिस्कुटों को ले आता हूँ और हम लोग फिर बाड़े में मिलते हैं। बिली को यह बढ़िया लगा। एला भूरी शक्कर को कैबिन के अंदर एक डिब्बे में बंद करके रखती थी। वह अक्सर उसे पानी में घोलकर सुबह के नाश्ते के पैनकेकों के लिए चाशनी, शीरा बनाया करती थी। बिली चुपके से कैबिन के अंदर गया, बड़ी सी मुट्ठी भर के चीनी निकाली और बाड़े की तरफ बढ़ा। बगीचा घर और बाड़े के बीच आधे रास्ते पर ही था, नीचे की ओर। चार्ल्स अपनी गुड़ाई के काम से सीधे होकर अपने रुमाल से माथे पर पसीना पोंछने लगा। तभी उसका ध्यान गया कि उसका बड़ा बेटा सीधे हाथ किए चला जा रहा है, जैसे वह कुछ छिपाए हुए हो। चार्ल्स बोला, कहाँ जा रहे हो विलियम? मैं वहां बाड़े पर जा रहा हूं, तुम्हारे हाथ में क्या है? बिली ने सोचा, ओ, उसने टालने चकमा देने की कोशिश की। किस हाथ में? चार्ल्स बोला, यहां आओ। बिली को फिर एक लंबे समय तक और चीनी खाने की इच्छा नहीं हुई। 1916 के अगस्त के अंत में, जब भाप की शक्ति से चलने वाली गाहने वाली मशीन ने अनाज की फसल का संसाधन पूरा कर लिया, एला ने अपने पुआल के सभी गंडों में नया पुआल भर लिया। उस रात जब लड़कों को अटारी पर रात को बिस्तर पर भेजा गया, उसके कुछ ही देर बाद बिली ऐसा चीखा जैसे चुड़ैल ने उसका गाल ही छू लिया हो। एला दौड़कर सीढ़ी पर चढ़ी और पुकारा, बिली, क्या हो गया है तुझे? मामा, मेरे बिस्तर में कोई है। यह बस एक टिड्डा है जो नई पुआल के साथ अंदर फंस गया है। अब शांत हो जा और सो जा। मामा, मैं उस कीड़े के साथ नहीं सो सकता जो यहाँ वहां अंदर कूद रहा है। एला ने हाथ में कोयले के तेल वाली डिबरी ली और अटारी पर चढ़कर पहुंची ताकि बिली को दिखाई दे सके और वो अपने गद्दे का किनारा खोले, ताजी पुआल में हाथ घुसाकर टटोले और परेशान करने वाले टिड्डे को ढूंढ कर निकाले। उसने उसे एक झिर्री में से बाहर ठेलकर भगा दिया, जहां पर छत के पटरे दीवार के साथ पूरी तरह सटे नहीं थे। बाद में एला ने दबे मुंह हंसते हंसते यह घटना चार्ल्स को बताई, परंतु वह अपने पति को बिली के लिए अपने अंदर व्याप्त गहरी चिंता के बारे में न बता पाई। लड़का हाल ही में थोड़ा व्यग्र किस्म का हो गया था और उसका खाना भी ठीक पच नहीं रहा था। पिछले महीने उसने एक से ज्यादा बार रात के खाने के पश्चात पेट खराब होने की शिकायत की थी, और यह भी कि डकार में पेट से अम्लीय द्रव्य निकल आता है। क्या वह घबरा रहा था क्योंकि जल्दी ही उसका स्कूल जाना शुरू होने वाला था, या कुछ और था जो उसे परेशान कर रहा था? क्या यह उसके पिता के शराब पीने जोड़ा था? सितंबर में बिली और एडवर्ड ने एक साथ स्कूल जाना शुरू किया। बिली 7.5 वर्ष का था। हालांकि वह अपने भाई एडवर्ड से 11 महीने बड़ा था, परंतु कद काठी से उन्हें आसानी से जुड़वा समझा जा सकता था। एडवर्ड बस चुटकी भर लंबाई में कम था। बिली के पास स्कूल के लिए कोई कपड़े न थे। गर्मियों भर वह नंगे पांव और बगैर कमीज के गया था, एक बिग वाली डांगरी को पहनकर, जो जीर्ण हो चुकी थी और निरे पायबंद लगे थे। परिवार नए कपड़े खरीद पाने की अवस्था में नहीं था, सो एला ने जुगाड़ निकाली। उसने वह कोट लिया जो चार्ल्स ने शादी पर पहना था, उसे काटा और सिलकर पैंट बना दी। चार्ल्स सफेद मोजे और कपड़े के जूते ले आया जो उसे मुश्किल से ही आ पाए थे, नाप के न होने के कारण, और बिली की कपड़ों की अलमारी बस इतनी बड़ी ही थी। जब एला उसे एक नए रोमांच के लिए तैयार कर चुकी, वह बोली, ये बात अब जरा तुम्हें देखते हैं। उसने पीछे हटकर निगाह डाली।
बिली उन घर में बनी पतलूनों और इस्तेमाल किए हुए एनिस के जूतों में बहुत पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था, अपने झबरे बालों के साथ जो उसके गले तक लटक रहे थे। वह इतना पतला था कि एला उसके नग्न सीने पर उसकी पसलियां गिन सकती थी। वह मुस्कुराई, यह जानते हुए कि उसने वह किया है जो सबसे अच्छा वह कर सकती थी, उसके साथ जो उसके पास उपलब्ध था। दुर्भाग्यवश उसके बड़े बेटे को बिना कमीज के ही स्कूल जाना था। सितंबर 1916 की एक ठंडी सुबह बिली और एडवर्ड नदी किनारे वाली सड़क से चलते हुए यूटिका पाइक स्कूल जा पहुंचे, जो कि एक खास तौर से एक कमरे वाला ग्रामीण स्कूल घर था जो ओहायो नदी से दिखाई देने वाले पहाड़ों में स्थित था। श्रीमती टेम्पल कई वर्षों तक उसकी शिक्षिका रहने वाली थी। वही सारी की सारी 8वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाती थी, जिनमें 6 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र तक के बच्चे थे। स्कूल में जाकर बिली ने पढ़ना, लिखना व गणित के 3 कैसे आगे सीखा। अचानक संसार के लिए उसका दृष्टिकोण बढ़ गया था। जब वह कक्षा में बैठा होता, उसके पास समय होता कि वह स्वयं को दूसरों से तुलना कर सके। अंतर उसकी ओर चीखते प्रतीत होते थे। यह तो गांव के ही लड़के और लड़कियां थी ठीक उसी की तरह, लेकिन उनमें से अधिकतर अच्छे कपड़े पहनते थे और ऐसे जूते पहनते थे जो नाप के हो, और वे सभी कमीजें पहनते थे। दोपहर के भोजन में दूसरे बच्चे सैंडविच खाते थे और भोजन के बाद के मीठे में कुकी, नारियल के बिस्कुट या केक। बिली राजमे खाता था और किसी किसी दिन तो दोपहर का भोजन खा ही नहीं पाता था। उसे यह एहसास होने लगा था कि उसका परिवार गरीब था। शुरुआत से ही बिली को बड़े लड़कों के द्वारा एक बाहरी करार दे दिया गया था। वे उसे मक्के का बिस्कुट बुलाते थे और उसे चिढ़ाया करते थे क्योंकि वह हास्यास्पद तरीके से बात करता था। केंटकी के पहाड़ी लोगों के खास पहाड़ी छोरे थी बोली के कारण, और वे उस पर उसकी फटीचर हालत के कारण भी हंसते थे। स्कूल के शुरू होने के कुछ ही हफ्तों के बाद बिली और उसी की उम्र के कुछ और लड़कों ने एक दोपहर ब्रैनहमों के केबिन के पीछे बर्फीले तालाब पर मछली मारने का कार्यक्रम बनाया था। वे उसे बर्फीला तालाब बुलाया करते थे क्योंकि श्रीमान वेदन हर सर्दी में उसमें से बर्फ की सिल्लियां पटवा कर निकलवाया करते थे और सिल्लियों को लकड़ी के बुरादे में लपेट कर रखा करते थे, और फिर उसका इस्तेमाल गर्मियों के समय अपनी डेयरी में बर्फ के डिब्बों को ठंडा रखने के लिए करते थे। बिली इस बात से बहुत रोमांचित हो गया था कि इन लड़कों ने अपनी योजना में उसे भी शामिल किया था। न सिर्फ यह कि उसे मछली पकड़ना अच्छा लगता था, बल्कि वह उस गैंग का हिस्सा भी होना चाहता था। स्कूल के बाद बिली दौड़कर घर आया, अटारी पर से अपनी घर पर ही बनाई हुई मछली पकड़ने की लग्गी को उतारने की जल्दी में। उसके टेनिस वाले जूते उसको ठीक से आते नहीं थे और उसके पैर के अंगूठे पर एक दर्द देने वाली ठेक बन गई थी। उस दिन स्कूल में वह उस ठेक के साथ पहले से ही जूझता रहा था। हर बार जब वह अपना पंजा हिलाता, वह फेंक उसे इतनी यातना देती कि वह अपने मन को स्कूल के काम पर लगा ही न पाता। अब उसकी उत्तेजना व हड़बड़ी में वह उस दर्द को आसानी से नजरअंदाज किए दे रहा था। वह तेजी से भागता हुआ केबिन में घुसा और डाली से बनी सीढ़ी पर पहला कदम ही रख पाया था कि तभी उसे अपने कंधे पर एक शक्तिशाली हाथ की पकड़ महसूस हुई। बिली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है इस दोपहर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मधुशाला में ऊपर पानी भर लाओ। बिली का दिल और पैर पथरा से गए। लेकिन पापा, आज दोपहर तो मैं अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जा रहा था। तुम मछली पकड़ने कल चले जाना। आज रात मुझे मक्के की शराब की एक खेप निकालनी है और मैं अभी पीछे चल रहा हूँ। मुझे उस छप्पर के नीचे पर्याप्त पानी की आपूर्ति चाहिए कि उन कॉयल्स को ठंडा रख सकूं। तुम काम करने के लिए पर्याप्त बड़े हो गए हो और अब मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी। बाल्टियां नीचे बाढ़े में रखी हैं, पंप के पास में ही। अब ऊपर जाकर अपने कपड़े बदल लो। मैं वहां बाहर शेड में पीछे जा रहा हूं ताकि शराब की भट्टी को तैयार कर सकूं। धीरे धीरे दिली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, अपना सिर घुमाकर, ताकि उसके पिता उसके आंसुओं को देख न सके। और याद रखना, चार्ल्स आगे बोला, चुप रहना, किसी से भी इसके बारे में एक शब्द भी न कहना। जी पापा, हालांकि 1919 तक राष्ट्रीय शराबबंदी मतदान के द्वारा लागू नहीं की गई थी,
कुछ जगहों पर 1906 जितने पुराने समय तक में शराब विरोधी कानून थे। 1916 में इंडियाना एक शराब वर्जित राज्य था। चार्ल्स बिना शराब के रह नहीं सकता था। चूंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि काले बाजार से गैर कानूनी ढंग से खरीद सके, वह और एक पड़ोसी श्रीमान डॉर्नबुश ने घर के पीछे एक छप्पर तले चोरी से बनाई जाने वाली शराब की एक भट्टी लगाई ताकि घर पर ही अपने लिए शराब पका लें। बची हुई को कुछ प्यासे पड़ोसियों को बेच-बेचकर और थोड़ा अतिरिक्त धन लगाकर उन्होंने एक दूसरी भट्टी भी लगाने का निर्णय लिया था। आज रात वे दोनों को लाने वाले थे और सारी तैयारी पूरी होनी जरूरी चाहिए। बिली अपने पुआल के गद्दे पर काफी देर तक बैठा रहा, अपने पैर में उस लेख के दर्द को अपने हृदय की हर धड़कन के साथ स्पंदित होते महसूस कर रहा था। हालात में उसने कपड़े बदलने के लिए शक्ति दिखला। बजदजी राहत के साथ उसने अपना जूता उतारा, अपनी स्कूल की पेंटेट उतारकर वह अपनी पुरानी बिब डॉगरी में चुसा। कंधे पर लटकाने वाले कपड़े के पट्टे गायब थे और अब डॉगरी सुपलियों से लटकी हुई थी और बटनों की जगह पर कीलें लगी थी। कीलें बटन के ग्रेदों से आसानी से पार हो जाती थी, बिब वाले हिस्से में, और जब तिरछी सोच दी जाती थी तो बाहर नहीं निकलती थी। अगला काम यह कि उसने अपने अंगूठे को बांध लिया, मतलब उसने मक्के की बालों वाला छिस्सा लेकर अपने दर्द करते अंगूठे के नीचे बांध लिया ताकि घूल मिट्टी से बचा रहे। घीमे घटी में वह सीढ़ी से उतर कर नीचे आया और लंगड़ाते हुए पहाड़ से नीचे उतरकर बाड़े के पास कुएं पर गया। पंप के हैंडल के पास एक शीरे वाली 2 बाल्टियां रखी थी। बिली ने पंप से दोनों को पूरा भर लिया। प्रत्येक बाल्टी में आधा गैलन पानी आता था और उसकी 7 वर्ष की सौसपेशियां इतना ही कर पाती थीं कि उन्हें उठाने के लिए उनका बदले बदलकर इस्तेमाल किए जा सकने वाले दोहरे। हैंडल के द्वारा दोपहर गर्म थी और पूरी तरह शांत थी। उस सूखी पीली घास को पेक भर हवा भी नहीं थी चिल्लाने को। जैसे जैसे बिली रास्ते पर ऊपर जाने लगा, उसने बर्फीले तालाब से, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था, हंसने की आवाज आली सुनी। उसके यार दोस्त वहां पहुंच भी गए थे, मछली मारते, हंसी मजाक करते बढ़िया समय गुजार रहे थे। बिली की मायूसी आंखों के ढेर में फूट पड़ी। पहाड़ पर ऊपर के रास्ते में आधी दूरी पर बगीचे के पड़ोस में बिल्ली एक बड़े सफेद चिनार के पेड़ की छाया में सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसके गालों से आंसुओं की धारा ने मटमैली लकीरें बना दी थी। उसने कराहट के साथ शिकायत की, कितनी भयानक बात है कि सब लड़के वहां मछली मार रहे हैं और मुझे घर पर रहकर पानी धोना पड़ रहा है। उसे हवा में पत्तियों के खड़खड़ाने की सी आवाज सुनाई पड़ी। वह लेकिन बिल्ली को तो हवा का एक झोंका तक महसूस नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा, यह क्या है, और उसने चारों ओर देखा। पत्तियां जो हाल में ही भूरा होना शुरू हुई थी, एकदम स्थिर थी। उससे कहीं पर भी हवा का एक इशारा तक नहीं दिख रहा था। उसने फिर अपना खींचना शुरू कर दिया। उनके पापा लोग ऐसा नहीं करते हैं। मुझे इन शराब की भट्टियों के लिए पानी क्यों भरना पड़ता है? उसे फिर पत्तियों के उड़ने की आवाज आने लगी। खड़े होकर उसने अपने ऊपर डालियों में देखा, लेकिन उसे कुछ भी हिलता डुलता दिखाई न पड़ा। उसने कुछ और शिकायतों को खिसियाते हुए बोला, फिर बाल्टियों को उठाया और पगडंडी पर आगे बढ़ चला। उसके बंधे हुए अंगूठे के कारण पीछे मिट्टी के रास्ते पर एक खास किस्म के पद चिन्ह पड़ते जा रहे थे। उसने अभी एक छोटा सा रास्ता ही तय किया था जब उसने उस आवाज को फिर से सुना। वो पहले की अपेक्षा ज्यादा तेज। बिली पलटा और इस बार उसने उसे देख लिया। हवा का एक चक्रवात पेड़ की आधी ऊंचाई पर डालियों में घूम रहा था। वह खुद अपने आप में अजीब नहीं था। पतझड़ के मौसम में ऐसे चक्रवात बवंडर सामान्य होते हैं। उसने अक्सर उन्हें खेतों मैदानों में घूमते हुए देखा था, जो सूखी पत्तियों को उठाकर उड़ा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वे चक्रवात किसी न किसी ओर चल रहे होते थे, हमेशा जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह। ये चक्रवात एक ही जगह अटका हुआ प्रतीत होता था। मंत्रमुग्ध होकर बिली उन हरी भूरी और पीली पत्तियों को भंवर में घूमते और खड़खड़ाते हुए देखने लगा। अचानक पेड़ में से एक आवाज धमाके की तरह आई, एक गहरी गूंजती हुई आवाज जिसने कहा, ना तो कभी शराब पीना, ना ये रेत पीना, न कभी अपनी देह को किसी भी रीति से परायंदा करना।
तू सारे करने के लिए एक काम होगा जब तू बड़े हो जाओगे। बिली ने शब्दों को ऐसा साफ सुना जैसा उसके पिता ही उससे बात कर रहे हों, लेकिन ये उसके पिता की आवाज नहीं थी। उसने पहले कभी भी इतनी जबरदस्त आवाज नहीं सुनी थी। बाल्टियों को वहीं छोड़कर वह केबिन की तरफ भाग खड़ा हुआ, फेफड़ों की सारी दम से चीखता हुआ। एला ने उसे अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। बिली, क्या हुआ? क्या तुझे सांप ने काट लिया? उसने सोचा कि शायद बगीचे से होकर गुजरते वक्त उसके बेटे ने किसी कॉपर हेड पर पैर रख दिया, जो कि एक बेहद जहरीला सांप होता है और उस क्षेत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। नहीं मैम, वह बड़बड़ाते हुए बोला, पहाड़ पर नीचे बगीचे की ओर इशारा करते हुए। वहां पर उस पेड़ में एक आदमी है। ओह बिली, बिली, क्या कह रहे हो? क्या तुम वहां पर रुक कर सो गए थे? नहीं मैम, वहां पर उस पेड़ किनारे से अंदर तक एक पुल बनता चला गया जो पूरी नदी पर था। टुकड़ा बा टुकड़ा तेजी से निर्मित होता हुआ दिख रहा था। वह उन निचले चपटे पुलों जैसा नहीं था जैसा उसने तब पार किया था जब वह इंडियाना आया था। ये पुल तो विशालकाय था, लोहे के लटकने वाले बहुत बड़े चाप के साथ जो ऊपर लगा था। बिली ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि आदमी लोग ऊपर ढांचे पर बहुत ऊंचे पर काम कर रहे थे। फिर उसने देखा कि एक पार्ट टुकड़ा टूट गया। लोग एक कड़ी के ऊपर से धीमी रफ्तार गति से लुढ़क कर गिरते दिखाई पड़े। बिली ने उन्हें गिना जब वे गिर रहे थे। उसने 16 लोगों को मटमैले से पानी में नीचे गिरकर गायब होते देखा। अपनी कंचे की थैली छोड़कर बिली घर की ओर भागा, अनियंत्रित रूप से चीखते हुए। एला ने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की उसे शांत करने की। अंततः जब वह आप भी ई सुनाने लायक हुआ तो उसने एला ने कहा, तुमने बस एक सपना देखा है। बिली ने जोर दिया, नहीं मामा, मुझे यह अजीब सी अनुभूति होना शुरू हुई। और फिर जब मैंने नदी की ओर निगाह उठाई और मैंने सीधे उसी ओर देखा, मुझे वह दिखाई दिया। ओह मामा, मुझे डर लग रहा है। चार्ल्स ने अपनी सम्मति दी। लड़का बस घबरा गया है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। परंतु एला बहुत निश्चिंत नहीं थी। उसे याद आ रहा था 4 साल पहले का एक दिन जब बिली ने बड़बड़ा कर कुछ बताया था एक चिड़िया के विषय में, जिसने उससे कहा था कि वे लोग न्यू एल्बनी के पास रहेंगे। पर्याप्त अजीब तरह से यह सचमुच में पूरा हो गया था। नदी के पार तक एक पुल, 16 आदमियों की मौत। क्या हो यदि किसी दिन यह भी हो गया तो? एला ने यह सोचकर इस घटना को लिखकर रख लिया। चलो देखा जाएगा। पूना। अध्याय 3, गरीबी की दुर्गंध। 1916 से 1917 में स्कूल ने बिली की अवधारणा को बहुत तरीकों से बढ़ा दिया था। उसने संसार को इंडियाना और केंटकी की हरी भरी पहाड़ियों से आगे भी जाना, एक युद्ध ग्रसित दुनिया। उसने उन देशों के भी नाम सुने जिनके अस्तित्व में होने तक के बारे में उसने कभी नहीं जाना था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और उसने जाना कि कैसे इन देशों ने एक गठबंधन बनाया है फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के विरोध में। हालांकि 1916 की शरद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका निष्पक्ष ही था, श्रीमती टेम्पल अपने छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अवगत रखती थी। वह अक्सर एक समाचार पत्र स्कूल ले आती थी ताकि विश्व युद्ध के विषय में लिखे गए लेखों को बच्चों को पढ़कर सुनाए। बिली की कल्पना पैदल सिपाहियों और कमांडिंग जनरलों, भयंकर लड़ाइयों और रोमानी नायकों के वृत्तांतों के द्वारा द्रवित हो जाती थी। कभी कभी तो दोपहर के खाने का अवकाश के आधे समय तक वह उन सिपाहियों की तस्वीरों को ही अय्यन करता रहता था जो अखबार में छपी होती थी। कभी कभार उसे जेफरसनविल के बाजारों में भी सिपाही दिख जाया करते थे। उनकी साफ सुथरी मिलिट्री की यूनिफॉर्म बिली की 7 वर्षीय कल्पना में अग्नि प्रज्वलित कर देती थी, उसे भी सिपाही बनने की तीव्र इच्छा प्रदान करते हुए। पैंट के दोनों पांचों में एक एक धारी के साथ लॉयड फोर्ड की उस स्काउट यूनिफॉर्म में वह सभी कुछ था जो बिली चाहता था अपने लिए कपड़ों की एक जोड़ी रूबरू। यदि वह कभी ऐसी पोशाक पहन सके, वह जानता था कि उसे महत्वपूर्ण होने की कितनी अनुभूति होगी। एक दिन बिली ने पर्याप्त हिम्मत जुटा ही ली यह पूछने के लिए, लॉयड, जब तुम्हारी वह यूनिफॉर्म पहन कर पुरानी हो जाए तो क्या तुम वह मुझे दे दोगे? बिल्कुल बिली, मैं वह तुम्हें दे दूंगा। अक्टूबर के अंत तक पहुंचते पहुंचते मौसम ठंडा हो चला था। मैदानों में पाले की परत कालीन की तरह जम जाती थी और 10 बजे से पहले तो शायद ही कभी पिघलती हो। बिली,
अभी भी कमीज के बिना कांप रहा था, जबकि वह यूटिका पाइप पर दौड़ा जा रहा था। यदि वह स्कूल में पर्याप्त जल्दी पहले पहुंच जाए तो अपनी कमकमाहट को कोयले वाले लोहे के स्टोव से गर्म कर सकता था, इससे पहले कि क्लास शुरू होवे और उसे अपनी ठहराई हुई सीट पर जाकर बैठना पड़े। श्रीमती वैदन ने, जो कि चार्ल्स के मालिक की पत्नी थी, उसे खुले सीने के साथ स्कूल की ओर दौड़ते देख लिया होगा, क्योंकि एक दिन उन्होंने उसे एक इस्तेमाल किया हुआ कोट दिया जिसकी एक बाह पर उकाब का एक बिल्ला लगा था। इतनी गर्माहट की ऐशो आराम के प्रेम में बिली उस कोट को हर मिनट पहने रहता था, चाहे वह काम करे या केबिन के बाहर खेल रहा हो। स्कूल में तो वह अपने कोट को कॉलर तक पिन लगाकर बंद किए रहता था, ताकि दूसरे बच्चों में से कोई भी यह न देख सके कि अंदर पहनने के लिए उसके पास कमीज नहीं थी। रात को अटारी में सोते वक्त बिली और उसके भाई उन सितारों को देखा करते थे जो पत्थरों के बीच झिरेरियों में से झांकते दिखाई पड़ते थे। जब बर्फ गिरती थी तो एला अपने लड़कों को तिरपाल के कपड़े में लपेट देती थी, ताकि सोते वक्त भीगने से उनका बचाव हो सके। सुबह तिरपाल के ऊपर धूल की तरह बर्फ जमी होती थी। लड़कों के जागने से पहले ही एला ने सुबह का नाश्ता तैयार कर लिया, गर्म गर्म बिस्कुट और ज्वार का शीरा। एक सुबह जब उसने नसैनी बॉस की सीढ़ी के पास जाकर पुकारा, बिली तुम और एडवर्ड नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। बिली ने उत्तर दिया, मामा मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ भर गया है। रात भर अटारी में जो ठंडी हवाएं चल रही थी, इनकी वजह से उसकी पलकें चिपक कर बंद हो गई थी। एला बोली, तुम्हारी आंखों में कीचड़ आ गया है, 1 मिनट रुको, मैं खून की चिकनाई लाती हूँ। जब कभी चार्ल्स रैकून मारता था, वहां मांस के ऊपर से चर्बी को काट कर अलग कर देता था और एला उसे खौलाकर चिकनाई बना लेती थी और उसे डिब्बे में भर कर रखती थी। यह खून की चिकनाई पूरे परिवार के लिए हर मर्ज की एक दवा थी। एला अपने बच्चों को इसे बुरे जुकाम में देती थी, उस पर तारपीन और कोयले के तेल के साथ। गले में खराश होने पर वे इसे निगल जाया करते थे। अब एला ने गर्म करके यह कन की चिकनाई लड़कों की पलकों पर मली, जब तक कि वे अपनी आंखें खोलने न लगे। बिली और एडवर्ड बर्फ में पैदल ही स्कूल जाते थे, कभी कभार घोड़े गाड़ी के पहियों के निशान के साथ साथ कभी कभी जमी हुई बर्फ में होकर। वे घुटनों तक पूरी तरह भीगे हुए स्कूल पहुंचा करते थे। भाग्यवश उनके जूते और पैंटें दोपहर के खाने के समय तक सूख जाया करते थे। वे अपना दोपहर का खाना एक साथ शीरे की आधे गैलन की बाल्टी में लेकर जाते थे। बाल्टी के अंदर उनकी माँ एक छोटे डिब्बे के अंदर सब्जियां, दूसरे में राज में सुबह के नाश्ते से बचे मक्के की ब्रेड के 2 टुकड़े और 2 चम्मच बांध कर देती थी। बिली दूसरे बच्चों के खानों में तंदूर में पकी हुई ब्रेड की खुशबू सूंघ पाता था। उसकी महक बढ़िया होती थी। वह अब यह जानता था कि वे बच्चे दोपहर के खाने में सैंडविच व कुकी खाते थे और उसे शर्म आती थी उनको अपनी सस्ती राजमो और मक्के की ब्रेड दिखाने में। सो वह और एडवर्ड नदी तक चले जाते, एक लठेटे पर बैठते और राजमे के डिब्बे को बीच में रखते और अकेले में अपना खाना खाते थे। बिली राजमो का पहला चम्मच निकालता, फिर एडवर्ड अपना चम्मच डालता, फिर बिली बारी बारी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि दोनों डिब्बे उन दोनों के बीच बराबरी से खाली हो जाए। 1916 के क्रिसमस के करीब श्रीमती टेम्पल ने अपने छात्रों से लाल, सफेद और नीले कागजों की पट्टियां कटवाई और चिपका चिपका कर जंजीर नुमा झालरें बनवाई कि घर ले जाए और अपने अपने क्रिसमस ट्री पर लटकाए। चार्ल्स ने इससे पहले कभी अपने घर में क्रिसमस ट्री नहीं लगाया था, लेकिन जब एला ने अपने बेटे के बनाए सजावट के सामान को देखा तो उसने ठान लिया कि इस वर्ष मामला फर्क होगा। एक तलहाड़ी लेकर एला जंगल से एक छोटा हरा भरा देवदार काट लाई। उसने कागज की बनी हुई दोनों जंजीरों को डालियों पर लटका दिया, लेकिन वह पेड़ अभी भी काफी खाली खाली लग रहा था। चांस ने कुछ खाने वाला मक्का उस गर्मी में बगीचे में लगाया था और एला ने सोचा यह एकदम सही समय है उसे इस्तेमाल करने का। उसने उसको एक बंद केतली में खुली आग के ऊपर हिलाकर पॉप कर लिया। सुई धागे का इस्तेमाल करके उन्हें आधे गैलन वाली शीरे की बाल्टी में डाल दिया और बिली और एडवर्ड के साथ स्कूल भेज दिया। दोपहर के भोजन के समय कुछ बढ़िया हो जाने के लिए दोनों लड़कों ने अपनी भोजन की बाल्टी को
सामान वाले कक्ष में एक शेल्फ पर ऊपर रख दिया जहां दूसरे बच्चे अपने कोट तौगा करते थे। बिली अभी भी अपना कोट दिन भर पहना करता था, यहाँ तक कि क्लासरूम में भी। सुबह के करीब 10 बजे बिली का मन उन पॉपकॉर्नों की तरफ भटक गया। उनका स्वाद कैसा होगा? फिर उसने सोचा, मैं सोचता हूं कि यदि मैं मुट्ठी भर खा लूं तो कैसा रहेगा। सो उसने हाथ उठाया और श्रीमती टेम्पल से पूछा कि क्या वह बाहर जा सकता है आउट हाउस का प्रयोग करने के लिए। जब बिली सामान रखने वाले कक्ष के पास से गुजर रहा था, उसने बाल्टी का ढक्कन खोला, मुट्ठी भर के वे पॉपकॉर्न निकाले, फिर ढक्कन को वापस लगा दिया। वह बाहर ईंटों से बनी चिमनी के पीछे गया और उन पॉपकॉर्नों को खाने लगा, टुकड़ा ब टुकड़ा स्वादिष्ट। वापस अंदर जाने से पहले उसने सावधानी से अपने हाथों और चेहरे को साफ किया ताकि उसके द्वारा की गई इस बेईमानी का कोई सबूत न मिले। दोपहर के खाने के वक्त में बिली और एडवर्ड नीचे नदी पर गए ताकि अपने लट्ठे पर बैठकर खाना खाएं। वे दोनों ही चाहते थे कि पहले पॉपकॉर्न ही चबाया जाए। जब उन्होंने बाल्टी खोली, उन्होंने पाया कि 1/3 पॉपकॉर्न तो गायब था। एडवर्ड ने बिली को देखा मासूमियत से भरे अचंभे के साथ और बोला, बोलो, इस पॉपकॉर्न के साथ कुछ तो हुआ है। बिली ने भी अपने भाई की तरह ही अचंभित दिखने की चेष्टा की। हाँ, कुछ तो हुआ है। एडवर्ड को सच की हवा भी नहीं लगी। लड़कों ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने अपने मोजे टौगे। अगली सुबह प्रत्येक को एक एक संतरा और 3 टॉफियां अपने अपने मोजे में मिली। बिली ने सोचा, ओह, ये सांता क्लॉज भी क्या बढ़िया व्यक्ति है जिसने आकर ये सब मुझे दिया। उसने अपना संतरा खाया क्रिसमस डे पर, लेकिन छिलकों को उसने सुखाया और हफ्तों तक अपने कोट की जेब में लेकर घूमता और चूसता रहा जैसे कि कोई टॉफी कैंडी हो। 1917 की जनवरी में किसी समय बिली में पाया कि लॉयड फोर्ड ने अपनी स्काउट वाली यूनिफॉर्म क्रिसमस की छुट्टियों के बाद अमी तक स्कूल में पहनी नहीं थी। उसने पूछा, लॉयड, उस स्काउट सूट का क्या हुआ? लॉयड ने कहा, मुझे माफ करना बिली, मैं भूल गया था कि तुम उसे लेना चाहते थे। मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा। अगले दिन लॉयड हतोत्साहित करने वाली खबर लेकर आया। माँ ने कोट को लेकर उससे कत्ते का बिस्तर बना दिया बिली, और पैंट का इस्तेमाल कर लिया डैडी की पैंट में पैबंद लगाकर जोड़ने के लिए। मेरे पास एक चीज भी नहीं बची है सिवाय एक पौंचे के। अविचलित बिली ने कहा, तो वह पायचा ही मुझे ला दो। अब बिली इस एक पौंचे का गर्वित मालिक था जो एक पुराने होकर घिसे हुए स्काउट यूनिफॉर्म से आया था, जिसकी एक ओर एक धारी थी नीचे तक और एक ओर के सिरे पर था नाड़ा। वह उस पायचे को पहनकर स्कूल जाने का बहुत इच्छुक था और ऐसा करने का कोई तरीका उसे देख नहीं पड़ रहा था। सो उसने पायचे को कोट की जेब में रखा, जहां पर वह तैयार अवस्था में रहे जब एक बढ़िया बहाना मिले। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सर्दियों के एक बड़े तूफान ने अपना सफेद क्रोध इंडियाना के जंगल व गांवों के इलाके पर डाल गया था। कुछ जगह तो बर्फ 17 फीट गहरी थी। उसके बाद बर्फीली बारिश भी हो गई, जिसके कारण पेड़ों पर चमकदार जमी हुई बर्फ और हिम की परत लग गई, जिसके कारण बर्फ पर फिसलने वाले खेल की बढ़िया स्थिति बन गई। यूटिका पाइक स्कूल के छात्र अब अपनी दोपहर के भोजन की छुट्टी पास ही के एक ऊंचे टीले से बर्फ पर फिसलने का खेल स्लेडिंग में बिताने लगे। सारे बच्चों के पास दुकान से खरीदी फिसलने वाली गाड़ी थी, सभी मतलब बिली और एडवर्ड के सिवाय। बिली को याद आई एक पुरानी धातु की थाली जो उसने नदी के पास कचरे के ढेर में देखी थी। वह उसे उठा लाया और जल्दी ही वह और एडवर्ड भी बाकी बच्चों में शामिल हो गए। उस टीले की चोटी पर ऊपर वे उस थाली में चढ़ गए। बिली पीछे बैठा और एडवर्ड को आगे बैठाकर अपने पैरों को उसके चारों ओर लपेट लिया और फिर पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए निकल गए। घूमकर चक्कर खाते जा रहे थे जब वे नीचे फिसल रहे थे। बड़ा मजेदार था, लेकिन हुआ ये कि उस थाली का जंग खाया तला निकल गया और फिर उन्हें स्लेट की तरह इस्तेमाल करने के लिए किसी और चीज को ढूंढना पड़ा। उन्होंने एक लट्ठे की शक्ल को बदला, उसे काट छील कर, जब तक कि वह एक स्लेड रनर जैसा ही न बन गया। बर्फ की हालत पर्याप्त जमी हुई थी कि वह काम कर गया। फिर उन दोनों लड़कों ने बारी बारी से अपनी स्लेड चलाई, पहाड़ी की सबसे सीधी ढाल पर बहुत तेजी के साथ।
एक बार की ससलेट दौड़ में लड़के बड़ी तेजी से गिरे थे, ठीक पहाड़ी की तलहटी में पहुंचकर। बिली तो उठ गया ढेर सारी बर्फ के साथ, जो सब जगह उसके कोट में फंसी थी और पैर में हल्के दर्द के साथ। बाकी बच्चों ने उन्हें आ घेरा, ये पूछने देखने के लिए कि वे लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं। ओह, मुझे पैर में चोट लग गई है, वह कराह कर बोला। फिर अचानक उसे एक विचार आया। इससे मुझे याद आ गया, मेरी जेब में उस स्काउट यूनिफॉर्म का एक पोंचा रखा हुआ है, उससे एक बढ़िया पट्टी बनेगी। उस पोंचे को जेब से निकालकर अपने पांव को उसमें टेनिस वाले जूते समेत घुसाकर ऊपर तक चढ़ा लिया, अपने पैर के दर्द वाले हिस्से पर एक जगह पर नाड़े से बांध दिया। ठीक तभी स्कूल की घंटी बज गई, उन्हें वापस क्लास ही बुलाने के लिए। उस दोपहर श्रीमती टेम्पल ने बिली से ब्लैक बोर्ड पर आने के लिए कहा। वह टेढ़ा खड़ा होकर सवाल लगाने लगा, इस आशा के साथ कि बाकी के छात्र ये नहीं देख पाएंगे कि उसने सिर्फ एक पैर में ही वह यूनिफॉर्म पहनी है। परंतु जाहिर सी बात है, सभी को दिखाई दे गया। दबी छिपी हंसियां जल्दी ही जोरदार ठहाकों में तब्दील हो गई। बिली रोने लगा और श्रीमती टेम्पल ने उसे पहले ही घर भेज दिया। अप्रैल में श्रीमती टेम्पल स्कूल में लुईविल का एक अखबार लेकर आई, जिसकी सुर्खियां चीख चीख कर कह रही थीं, संयुक्त राज्य ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा की। उन्होंने पूरा लेख जोर से पढ़कर सुनाया, यह समझाते हुए कि कैसे मार्च 18, 1917 को जर्मनी की पनडुब्बियों ने 3 अमेरिकी व्यापारिक जहाजों को डुबा दिया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति वुडरो विल्सन अमेरिका की निष्पक्षता का अंत करने के लिए मजबूर हो गए थे। अब संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। स्कूल के बाहर बौंज वृक्षों में कलियां आने लगी थीं। दिन ब दिन अब गर्मी बढ़ रही थी। एक दोपहर बिली सर्दियों वाले उस भारी कोट में पसीने पसीने हुआ जा रहा था। उसकी अंगुलियां अब उसके टेनिस के जूतों में हुए छेदों से बाहर निकल आई थी। एक दिन श्रीमती टेम्पल का ध्यान गया, कक्षा में पीछे बैठे कुछ बच्चों छात्रों पर जो अजीब अजीब चेहरा बना रहे थे और अपनी नाकें पकड़ रहे थे, जैसे कि कोई चीज बहुत बदबू दे रही हो। उन्होंने सोचा कि कहीं यह उस युवा विलियम ब्रैनहम से संबंधित कोई चक्कर तो नहीं है। आखिर क्यों यह लड़का ऐसी गर्म दोपहर में भी अपना कोट पहनने को आमादा रहता है। उन्होंने कहा, विलियम, तुम उस कोट को उतार क्यों नहीं देते हो? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या? बिली का दिल तो जैसे रूठ ही गया। वह अपना कोट नहीं उतार सकता था। उसने कोई शर्ट नहीं पहनी हुई थी। नहीं मैम, मुझे तो कुछ ठंड सी ही लग रही है। वह चकित हो गई। तुम्हें इस प्रकार के दिन में ठंड सी लग रही है? जी मैडम, वो बोली। तुम यहाँ आओ, इस आग के पास बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा। बिली ने अपना भेद पूरी सर्दी भर छिपाए रखा था और वह उसे अब ऐसे खुल जाने नहीं देने वाला था। झिझकते हुए उसने अपनी सीट मटके नुमा स्टोव के पास लगा ली, जबकि श्रीमती टेम्पल ने उसमें एक और बेलचा भर के कोयले डाल दिए। उसका माथा पसीने की बूंदों से भर गया और फिर चेहरे पर बह गया। श्रीमती टेम्पल ने पूछा, विलियम, तुम्हें अभी भी ठंड सी लग रही है? जी मैम। उन्होंने सिर हिलाया। लगता है तुम बीमार हो। तुम्हारे लिए घर जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। बिली कई दिनों तक घर पर ही रहा। यही सोचता रहा कि स्कूल वापस जाने के लिए अब कमीज कहाँ से लाए। उसकी बुआ, उसके पिता की बहन, उनके केबिन वाले पहाड़ के दूसरी पार रहा करती थी। उनकी एक बेटी थी जो लगभग बिली की ही उम्र की थी। हाल ही में मुलाकात करने आए थे और उसकी छोटी बहन अपनी एक पोशाक पीछे छोड़ गई थी। हालांकि उसके अगले और पिछले हिस्से में सजावटी झालर सी लगी हुई थी। बिली ने सोच लिया कि वह इस पोशाक में से एक शर्ट बना लेगा। उसने स्कर्ट वाले ज्यादातर हिस्से को काट कर निकाल दिया और बाकी के हिस्से को अपनी पैंट में खोस लिया। फिर उसने स्वयं को टूटे हुए शीशे में जो सेब के पेड़ में बाहर ठुका हुआ था जांचा। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी अंगुलियां क्रॉस कर ली। जब स्कूल के बच्चों ने फुईते की झालर को चारों ओर उसके सीने पर देखा तो उसे चिढ़ाने लगे। यह तो लड़कियों की पोशाक है। नहीं, ये नहीं है, बिली ने जोर दिया। ये मेरा इंडियन सूट है। वे और जोर से हंसने लगे ऐसी मनगढ़ंत बात पर और उसे बेरहमी से चिढ़ाने लगे। बिली ब्रैनहम लड़कियों के कपड़े पहनता है, क्या छोकरी जैसा है? उनके मजाक उड़ाने के बावजूद बिली उस कमीज को रोज पहनता था, जब तब कि स्कूल गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद ही न हो गया। उसे करना ही था। उसके पास यही एक शर्ट तो थी।